Hey, hi everyone. Very good evening to all of you. I can already see hi messages here. So guys, आपकी घर पे लड़ाई होती है अपने कजन्स के साथ, ब्रदर के साथ, होती है, फ्रेंड्स के साथ भी होती होगी। तो जब भी लड़ाई होती है ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं मतलब तैयारी करके जानी चाहिए थी। अरे यार ऐसे ही चल गए, तैयारी करके जानी चाहिए थी। बाद में लगता है कि ये बोल देते, वो बोल देते, ये भी बोल देते। मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये बात? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऐसी ही कुछ चीज़ पे है जहाँ आपको तैयारी करके जानी है। लड़ाई में भी आपको कंटेंट चाहिए होता है, यहाँ पे भी कंटेंट चाहिए होता है। ये बात अलग है, हमारा कंटेंट अलग है। थोड़ा सा इस लड़ाई को मैं पेपर से अपना कंपेयर कर देती हूँ। नीट एनालिसिस आज हम करने वाले हैं गाइस। मतलब पिछले 3-4 सालों में ये नीट पेपर पता नहीं क्या ही रहा है, इसकी हिस्ट्री। कभी AIPMT होता था, पहले तो मतलब स्टेट लेवल पे होता था, फिर उसके बाद ये ऑल इंडिया हो गया, AIPMT हो गया। मतलब ये सेपरेट थे, स्टेट लेवल वाला AIPMT वाला, फिर मर्ज हो गया, फिर इसको CBSE ने ले लिया, फिर CBSE के बाद हमारी एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ले लिया। तो आजकल के टाइम पे हमारे पेपर का नाम है नीट पेपर, और हमारा पेपर होने वाला है 3 मई 2020 को, तो नीट 2020। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं, बस वही उसी लड़ाई की तैयारी करके जाने वाले हैं। हम थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे और क्या कहते देखेंगे कि मतलब कैसे करना है हमने। तो उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी सम हिस्ट्री। 2017, 18, 19 में हमारा पेपर कैसे आया था, क्या क्या टॉपिक आए थे और हमें क्या क्या करना है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। मतलब इतनी सारी पूजा करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद बनता है ना मंदिर में, तो थोड़ा सा प्रसाद भी दे दूंगी मैं, ठीक है। तो हमारा है नीट। एनीवेज लेट मी सी योर कमेंट्स ऑलरेडी। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे रखा है वो है एनालिसिस 20। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई। एनालिसिस से पहले ना मैं आपको जो हमारा मेन पेज है उसको थोड़ा सा ख़राब करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आई एम प्रिटी श्योर, जिनको आइडिया भी नहीं होगा कि नीट में होने क्या वाला है। कहते हैं ना कि होमवर्क करके जाना, तो उसमें ये होमवर्क भी होता है कि वो पेपर आने कैसे वाला है, उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। एनालिसिस में बाद में बताती हूँ, पहले मैं बता देती हूँ बेसिक्स। हमारा जो नीट पेपर है उसके अंदर टोटल 720 मार्क्स का पेपर होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसमें बायो आएंगे, सॉरी। सो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के होंगे टोटल 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 45 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 25%, मतलब 1/4, कि 4 मार्क्स का है तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर तुम एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 4 नंबर मिल रहे हैं, गलत कर रहे हो तो 5 नंबर जा रहे हैं उसके। समझ रहे हो? तो प्रिपेयर इट दैट वे। हमारा एक क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला। तो ये तो बेसिक्स, तो आपको जानना भी चाहिए पेपर का पैटर्न क्या है। अब दूसरा सा और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ पैटर्न के बारे में। 180 क्वेश्चन 180 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाओगे, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और उसको अकॉर्डिंगली करोगे। हमारी सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है फिजिक्स के अंदर, फिर होती है केमिस्ट्री में। बायो में तो कैलकुलेशन नहीं, मतलब एनालिसिस ज़्यादा होता है। तो हम बायो को लेंगे यहाँ पे 30 सेकेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 40-30 सेकेंड्स में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बाकी का टाइम हम लगाएंगे अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स में। केमिस्ट्री में लगा लो 50 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसमें हमें 1 मिनट 1.5 मिनट तक मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। तो हमारा ये कैलकुलेशन रहेगा। तो इसी के हिसाब से हमने प्रैक्टिस करनी है। आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे वो इसी बेसिस पे करोगे। अब मैं बात करती हूँ एनालिसिस की। तो सबसे पहले आपने 2017 का एनालिसिस देखा था गाइस स्क्रीन पे। अच्छा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लीन कर दूँ आपके लिए गाइस पहले। तो 2000 मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाती हूँ गाइस, बिकॉज आई वांट कि तुम देखो स्क्रीन को। तो 2017 का आप देख रहे हो एनालिसिस, देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या कैलकुलेशन लिखी है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, इन्होंने ये 11th और 12th का लिखा है कि 11th में से कितने क्वेश्चन आए और 12th में से कितने क्वेश्चन आए। तो बॉटनी में 11th के 2017 का डेटा बता रही हूँ मैं आपको, 28 क्वेश्चन आए, और केमिस्ट्री सॉरी हाँ ठीक है, बॉटनी में 22 क्वेश्चन आए 12th के, केमिस्ट्री में 16 और 29। मार्क्स को अभी नेग्लेक्ट कर दो, हम नंबर देख रहे हैं बस। फिजिक्स के 19 और 26, और जूलॉजी के 25 और 15। मगर मतलब अगर मैं इसको एनालिसिस को ध्यान से देखूँ ना, मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स 11th में से कम है, 12th में से ज़्यादा है, और जबकि जो बायो है वो मेरी 11th में से ज़्यादा है। तो मतलब अकॉर्डिंगली आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमारा बायो का थोड़ा 11th में रहता है ज़्यादा कंटेंट, मतलब 50-50 ऑलमोस्ट रहता है, बट वो 45-55 भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट वो थोड़ा सा इंक्लिनेशन 11th की तरफ होगा, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में वो होगा हमारे 12th की तरफ। उसका रीज़न ये है कि बायो में स्पेशली 11th में 22 चैप्टर्स हैं, और वो है कोर बायो के एकदम,
समझ रहे हो, कोर बायो 12th में कोर बायो तो है बट 12th में चैप्टर भी कम है और एकदम मतलब एनवायरमेंटल साइंस और ऐसी भी है जिनकी वेटेज कम है, तो अकॉर्डिंगली इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट बढ़ने से पहले मतलब मैं 2018 का डेटा बताने वाली थी, उससे पहले मैंने टॉपिक की लिस्ट बनाई है यहाँ पे गाइज, यू कैन सी। तो ये 2017 के वो पेपर में से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा आए। ठीक है, लेट मी जस्ट सी योर कमेंट्स गाइज, देन आई जस्ट रीड इट आउट। मैम क्लियर नहीं है, इट्स ओके गाइज, अगर आपको लगता है कि डेटा क्लियर नहीं है, रीजन आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग, सो लिसन टू मी। ठीक है, अदरवाइज जब मैं साइड होती हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एवरीथिंग इज एक्चुअली वेरी विजिबल, मैंने सब कुछ जूम करके डाला है उसमें। मैम बायो में ऐसा नहीं है, जूलॉजी के 45-45 नहीं, ऐसा मतलब 45-41 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी 50-40% में बोल रही थी मैं, 90 में 45-45 या 42-48 ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले कितने सालों से एनालिसिस कर रही हूँ, कम से कम 6-7 सालों से ज़्यादा से नीट के पेपर का और ये AIPMT वालों का, तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया रहता है। अच्छा, तो एनीवेज और पेपर भी दिए हैं, अब मेरे घर में भी इतने सारे कजन्स हैं, वो लोग पेपर देते रहते, तो ये एक ऐसा पेपर है जिसके टच में तो मतलब मैं फॉरएवर हूँ। अच्छा, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, इट्स ओके गाइज, द डेटा इट इज प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। सो एनालिसिस 217 में क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए थे, तो फिजिक्स के आई वॉन्ट गाइज यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टॉपिक्स लिख लेना, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये टॉपिक तुम्हारे 100% प्रिपेयर रहें। रीजन बीइंग 2017, 18 और 19 में आप देखोगे कि कोई टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट नोट डाउन कर लेना, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो देखो फिजिक्स में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनामिक, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैट, केमिस्ट्री में हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड बी, मतलब ये तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बोनिल कंपाउंड है, आईयूपीएक एंड आइसोमेरिज्म। जब टीचर पढ़ाता भी है ना तो क्लास में सबसे पहले ये बोलता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, वो इसी कारण से बताते हैं। वो एनालिसिस बायो में देखो, किंगडम मोनेरा है, सेल डिवीजन, जेनेटिक डिसऑर्डर, डीएनए, रेप्लिकेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, एल्गे, एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया गाइस, एक्चुअली कहे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे 7-8 चैप्टर्स हैं, पूरे बॉडी के सिस्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके हार्डली मैं क्या बोलूँ, इसके लिए हार्डली वर्ड से ज़्यादा वर्ड यूज़ करना चाहिए। 10 से 12% क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे 90 क्वेश्चन में से 10 to 12% ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बायोमोलिक्यूल्स डीएनए वाला और एक ये, बाकी तो आपको देख लिया, मतलब जेनेटिक्स, डीएनए, बायोमोलिक्यूल और एक ये। और दूसरा ये है कि देखो टेक्निकली सोचो, ये प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस, तो आपका जो क्वेश्चन का इंक्लिनेशन होगा वो इसी हिसाब से होगा, हाउ मच मेडिकल नॉलेज यू हैव, आई गेटिंग माई पॉइंट, so that it can be used on that purpose in future, so that's why। अच्छा, so बढ़ते हैं आगे हम। so this is analysis of the, दिख ही रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, 2018। चलो देखते हैं अब इसमें क्या है। तो इसके अंदर ये है 11th और 12th का, फिर से ध्यान से देख लो। हमारा 11th के हैं बॉटनी के 20 क्वेश्चन और 12th के ये 28 क्वेश्चन लिए इन्होंने, ये देख रहे हो यहाँ पे 12th में बॉटनी के ज़्यादा 12th इससे उठा लिए 12th से, लेकिन जूलॉजी के 50 क्वेश्चन। 11th का फिर से क्वेश्चन ज़्यादा, अगर बॉटनी भी कम थे तो यहाँ से उठा लिए। और 12th में बॉटनी है किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, या फिर ये मतलब थोड़ी है ना, बॉटनी हमारी 11th में ज़्यादा है, तो उन्होंने मतलब समझ रहे हो आप, यू मस्ट बी गेटिंग। फिजिक्स के 22 क्वेश्चन यहाँ से, 23 वहाँ से, केमिस्ट्री में 26 वहाँ से, मतलब कहानी फिर से रिपीट हो गई। बायो हमारी 11th में से ज़्यादा ले ली और फिजिक्स केमिस्ट्री 12th में से ज़्यादा ले ली। तो ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, व्हेन वी आर गिविंग एनी पेपर, सो दैट एनालिसिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि पेपर आने कैसे वाला है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी able to predict what this paper is, how you have to write it in, yeah, so you will be using black and blue ballpoint pen whatever, so these things they are very much important other than your knowledge, because अभी क्या होगा, तुम पेपर देने आओगे, फिर एक बंदा आएगा साइन कराएगा, फिर तुम साइन करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर उसके रूल्स पढ़ोगे। मैं नहीं चाहती एटलीस्ट वहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, तो ये वाला होमवर्क हमें करके जाना है। देख लो, आई एम गिविंग यू 1 minute, ध्यान से देख लो, लेट टिल द टाइम आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। ऑर्गेनिक इज़ ईजी, मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, इट्स ओके डियर, आई थिंक स्क्रीनशॉट लेके देखोगे तो जूम करके देखो, दिख जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जो पीपीटी बनाऊंगी ना, उसका कंटेंट एकदम डार्क कलर का रखूंगी ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। एनीवेज मैं बोल रही हूँ तो सुन लो मुझे अच्छे से, मतलब आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन।
नो, इट इज़ंट इन सिलेबस फ्रॉग एंड अर्थवर्म। फ्रॉग एंड अर्थवर्म बच्चे, फ्रॉग आपका अर्थवर्म ये नहीं है, हमारा कॉकरोच है सिर्फ सिलेबस में। आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसका भी तुम देख लो खोल के, वहाँ ये सिलेबस में आपका लिखा तो हुआ है बुक में भी, बट नहीं आपके सिलेबस में फ्रॉग अर्थवर्म। हाँ जेनेटिक्स, यस। अच्छा, सो गाइज नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज देयर इन क्लास 12th वाला। तो हमारा देख लो फिर से टॉपिक रिपीट हो रहे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, केमिस्ट्री में आ गया, पिछली बार और थे, अब यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था हमारा, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक एलिमेंट, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी, सबसे पहले फिर से लिख दिया। मतलब ये तो ऐसा प्रसाद है, हलवा है ये तो, मतलब हर मंदिर में मिलता ही मिलता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस फिर से आ गया हमारा, जेनेटिक्स फिर से वो डीएनए वाली बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स। मैंने जेनेटिक्स 2 बार लिख दिया क्या? हाँ मतलब वही है ना जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, आई विल सजेस्ट। Is frog and earthworm not there in for NEET 2021 also? Guys, yes, it is not. अगर होगा तो चिंता मत करो, आपको अपडेट मिल जाएगा, इंस्टा सॉल्व से मिल जाएगा। एक्चुअली मेरी ना कुछ प्रोडिक्शंस भी हैं, मैं आपको बताऊंगी। अभी चल रहा है ना हमारा सेमिनार, मतलब वेबिनार, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मेरी फ्यूचर की प्रोडिक्शंस क्या हैं 2020 के बाद भी। तो आई विल हैव अ लिटिल डिस्कशन ऑन दैट टू, तो चिंता मत करो तुम। आई थिंक आपने देख लिया गाइज, लेट्स प्रोसीड नाउ। हम बढ़ रहे हैं 2019 के। तो 2019 में कुछ ऐसा भी हुआ था कि पहली बार एनटीए वाज देयर, जिसने बोला कि मैं संभालता हूँ चलो ये वाला पेपर। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई, और जब भी एक नई एजेंसी संभालती है, जैसे पहले हमारा AIPMT आया, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ड्रॉप होने लग गया, क्योंकि जब भी कोई नया आता है तो वो डिफिकल्ट नहीं देते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा NTA आया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड मेकिंग द पेपर। इवन आई सजेस्ट यू कैन विजिट देयर वेबसाइट एंड यू विल इवन गेट सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट ऑन देयर वेबसाइट। तो उन्होंने इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया था, मतलब फिजिक्स कंपैरेटिवली दे वर डिफिकल्ट, बट फिजिक्स मतलब बाकी नहीं था। और दूसरा पिछले साल ये भी हुआ था, एक तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ ये थी कि पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख स्टूडेंट, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर तो 14 लाख अप्रॉक्स था, 1.5-2 लाख बच्चों ने ज़्यादा ने पेपर दिया। और उसमें से पेपर होने के कुछ दिन पहले ही यहाँ वो आए थे ना, साइक्लोन आया था, साइक्लोन फनी आया था उड़ीसा साइड, तो वहाँ पेपर कैंसिल हो गया था। तो 40-50 हज़ार बच्चों का पेपर फिर से हुआ था वहाँ पे थोड़े दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद। तो वो पैटर्न एकदम मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था, वो पैटर्न भी ठीक था, इसी का कंपैरेबल था। तो हम 2019 का देखते हैं अब क्या हुआ था। तो 2019 में क्लास 11-12 का है। फिजिक्स के 11th में 22 क्वेश्चन है, 12 से ज़्यादा उठा लिए इन्होंने। केमिस्ट्री के 11 से ज़्यादा उठा लिए, बायो के देख लो अब 11 से ज़्यादा उठा लिए। तो मैं गाइज आपको क्लियरली बोल रही हूँ, बायो में तो स्पेशली अपना 11th एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना, उसको खा पी के अच्छे से जानना, एकदम अपने अंदर रखना उसको। और फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख लो, आपको आइडिया क्लियरली लग चुका है। देख लो गाइज, दैट्स अ डेटा सब्जेक्ट वाइज। Is assertion and reasoning will come in the paper? Actually dear, not assertion and reason। ये assertion reason का I would like to reply। अब हमारा जो हमें पता है कि नीट के अंदर हमारा जिपमर और एम्स वाला भी डिसॉल्व हो गया। तो मेरी प्रिडिक्शन, पर्सनल प्रिडिक्शन ये है कि क्योंकि हमारे एम्स और जिपमर में क्वेश्चन आते थे असर्शन रीजन के, एम्स में आते थे, तो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि फ्यूचर में हमारा नीट के पेपर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये वही PCB वाला 7 मतलब 90, 45 अब तक तो चल रहा है, 20 अब तक कोई अपडेट नहीं आया। बट मेरे को बहुत मतलब इंट्यूशन लगा सकते हो, ऐसी है इंट्यूशन की 2021 में ऐसा कुछ हो सकता है। तो जस्ट वेट, देखते हैं 2020 पेपर होने के तुरंत बाद ही या फिर उसके आसपास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रिटी श्योर की आएगी। जैसे आएगी यू विल गेट टू नो, क्योंकि वो एकदम से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो गाइस नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द डिफिकल्टी लेवल। ये 2000 मतलब 18, 19 तो 17 का है, तो मैंने इसको डिफिकल्टी लेवल को रखा है यहाँ पे 1 ईजी, 2 मॉडरेट एंड 3 डिफिकल्ट। तो अब देख रहे हो 17 में बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि AIPMT नया नया, तो फिर NTA आने लगा, मतलब क्योंकि 2018 में कुछ ऐसा हो गया था कि नीट नया नया बना था, तो इतनी कंफ्यूजन हो गई थी। नीट 2 बार हुआ था, नीट 1 और नीट 2, जो लोगों ने नीट पहला दिया दूसरा दे रहे थे, कुछ ऐसा मतलब बकर हुई थी टाइप्स की, तो इस वजह से पेपर कंपैरेटिवली ईजी आया। तो 2019 में NTA आ गया, हमारा नीट आराम से हो गया, बट पेपर उन्होंने ईजी बना दिया। बट मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अब 2020 वाले में थोड़ा ग्राफ ऊपर जाएगा। जैसे कुछ नया होता है तो ग्राफ ड्रॉप होता है, फिर वो उठना शुरू होता है।
तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि 1.36 से ये थोड़ा 1.7 के अराउंड जाएगा। और पिछले डेटा के हिसाब से मतलब फिजिक्स में ही रहता है, थोड़ा वैरायटी चलती रहती है, क्योंकि फिजिक्स में होता है न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल के साथ खेलते रहते हैं। केमिस्ट्री बायो में वो ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते, फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे वो मैनिपुलेट करके क्वेश्चन देंगे। फिजिक्स में वो कर सकते हैं। अच्छा, सो ये है हमारा ऑल ओवर। देखो तुम, ये 2017 में था, फिर कम होता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ग्राफ थोड़ा हमारा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, NCERT इज सफिशेंट फॉर नीट 2020। डियर NCERT, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, ये मैं इस पर बाद में कमेंट करूँगी। एक्चुअली में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको पढ़ो 100% पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन NCERT एक बेसिक दवाई है जो आपको हार्म नहीं करने वाली है, होती है ना देसी दवाई टाइप्स का। बहुत सारी चीज़ें NCERT में ऐसे, NCERT पता क्या करती है, बहुत चालाक है। वो ना एक शब्द को लिख के छोड़ देती है, हमें लगता है तो सिर्फ वर्ड लिखा है, इस पर क्या क्वेश्चन आएगा, बट उस पर क्वेश्चन आता है। मैंने पिछला एक सेमिनार वो वेबिनार लिया था, उसमें कॉनकैनावेलिन करके मॉलिक्यूल था, मैंने वहाँ भी मेंशन किया था। सिर्फ ऐसे वर्ड लिख के छोड़ देते हैं, अब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर हमारा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें ब्रेसिकेसी का ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल फ्लोरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, तो ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल दे दिया और पेपर में ब्रेसिकेसी पूछ लिया। हमें तो लगता है कि NCERT ऐसी बात कर रही है, बस कि कैसे लिखना है। अब एक्चुअल पढ़ना शुरू करना है सॉलन इसीलिए के बारे में, बट ऐसा नहीं है। तो NCERT थोड़ी चालाक है, पढ़ो NCERT, देसी दवाई है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ। अपनी डिटेल बुक भी पढ़ो, वो बहुत मस्त है। लेकिन NCERT इतने अच्छे से वो पढ़ के जाओ कि सब डेटा याद हो आपको। विच बुक वुड यू प्रैक्टिस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो आपकी डिटेल बुक्स हैं। और एंड विच बुक फॉर, मैं एक काम करती हूँ, विच बुक फॉर बायोलॉजी, इसके लिए आई सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर मैनी बुक्स आर देयर, एस चांद, प्रदीप सिद्ध देयर, एस चांद इज देयर। आपकी देखो ये बुक्स वाली कन्फ्यूजन में ना मैं राइटर का एग्जाम्पल आपको दूंगी ही नहीं, मैं नहीं दूंगी आपको। आप ज़िंदगी में कुछ भी बुक सेलेक्ट करे हो तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें सब्जेक्टिव नॉलेज हो, MCQs बहुत सारे हों, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसका डेटा अच्छा हो। मार्केट में जाओ, 2-4 बुक्स बोलो भाई निकाल दे और बुक्स को पढ़ लो, उसकी कंटेंट आपको समझ आ रहा है, बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, बुक ले लो। समझ गए ना? तो बुक की रिक्वायरमेंट राइटर पे मत जाओ, आई सजेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट में जाओ। आपको क्या क्या चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर की चाहिए, मिल जाएगी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अलग अलग लोग अलग अलग से पब्लिशिंग कंपनी से बेच रहे हैं, है तो प्रीवियस ईयर पेपर ना, चाहे तुम कोई भी उठा लो। तो थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचो। तो ये बुक्स के लिए आई सजेस्ट ऐसे ही करो। मैं ऐसे ही करती थी, मैं कॉलेज में लाइब्रेरी में जाती थी, सब कुछ उठा लेती थी। अच्छा, so somebody saying can't understand here. Okay, let me just repeat things in. I was talking about books, by the way. So I was saying just write down your requirement and just see it in the library or on the shop. You want MCQs, you want subjective data, like that way I was saying. Which part we attempt first in NEET exam? The one you know. So what I used to do, dear. जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, द क्वेश्चन दैट आई एम वेरी नॉट श्योर ऑफ एंड इट फील लाइक मुझे पहले, यू पीपल ऑलरेडी नो कि दिस इज द क्वेश्चन वेयर आई डोंट नो एनीथिंग, मूव ऑन करो, विद इन 10 seconds मूव ऑन, रीड द क्वेश्चन एंड सर्कल इट अप, सो दैट व्हेन यू आर डन विद द पेपर यू जस्ट सी द सर्कल्ड क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पे आपने सर्कल किया उसमें नजर मारते हो, फटाफट से सॉल्व करो। तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। ये नहीं कि मैं ढूंढती रहूँ, ये नहीं आता सर्कल, इस पर डाउट है सर्कल, ये नहीं आता तो उसको सर्कल भी मत करो, उसको छोड़ दो, वो हमें नहीं करना, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव मार्किंग, वी कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन, यू जस्ट टू बी वेरी श्योर, क्योंकि 5 मार्क्स जाने वाले हैं। तो जो नहीं आता उसको सर्कल भी मत करो, जिस पे डाउट है वेयर यू कैन जस्ट पुट योर कैलकुलेशन समथिंग लाइक दैट, सर्कल इट अप सो दैट यू जस्ट डू इट बाय द एंड ऑफ द पेपर. So that's how you have to attempt. So guys, let's move further now. I'm going to tell you the difficulty level. So this is a graphical form of the difficulty level, guys. So same data that I was showing you here, now it is here. So what do you see? This biology, chemistry, physics and overall. So the green one, as you see, whatever, I am very weak in color, so this is like light green color. So 2017 का एक ये डेटा हमारा, जो ये पिंकिश वाला है, कौन सा कलर है? ये कैरेट कलर है, 2018 का, और 2019 का ब्लूइश कलर है. सो यू जस्ट सी गाइस, बायो का हमारा सबसे पहले 2017 में डिफिकल्ट आया था, केमिस्ट्री का 2018 में, तो और क्या कहता है फिजिक्स का भी 2018 में. तो होता ऐसा है कि एक टाइम में एक क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, कंपैरेटिवली देख रहे हो, तो एक टाइम में एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट आएगा. मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि फिजिक्स आएगा, सेकंड पे केमिस्ट्री आएगा. बायो इज ऑल अबाउट फैक्चुअल नॉलेज, या मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, बट हम लोगों को कभी कभी लगता है कि सबसे डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि वो मॉडरेट क्वेश्चन पूछा इस तरीके से जाता है. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड. मुझे पता है आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट इट्स ओके गाइस, मैं आपको बता देती हूँ लिखा क्या है और क्या करना है आपको.
अभी 2-3 पिक्चर ऐसे आने वाली हैं, तो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे 2019 में आए हैं। पिछले वाले में मैंने लिखा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा ग्राफिकल डाल दिया, तो डोंट वरी, आई जस्ट स्पीक अप द टॉपिक, यू जस्ट लिसन एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। तो 2019 में ये है हमारे फिजिक्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आए थे इन टॉपिक्स में, जैसे कि है यहाँ पे हो गया ये सर्कुलर मोशन में आया था, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इस पे आए हैं। मैग्नेटिज्म, केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स, मिनिमम हमारे ये फ्लूइड मॉजिक में आया है, वर्क एनर्जी, वेव ऑप्टिक्स। तो ये वही सेम टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। आई वॉन्ट कि तुम इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ गाइस, ठीक है। यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। So guys, I am moving further. Please take a screenshot. I am moving further. अच्छा, तो अब ये भी है हमारा केमिस्ट्री का डेटा, देखते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम आया था वो केमिकल बॉन्डिंग में से आया था, आयनिक इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद है ये बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में थोड़ा कम है, एरोमेटिक कंपाउंड। बायोमोलिक्यूल से मुझे याद आया गाइस, बायोमोलिक्यूल आपके 11th में है, ये सेल वाले यूनिट में चैप्टर 12th में भी है। तो बायोमोलिक्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो 11th में भी है, 12th में भी है, नीट में भी है। तो उस चैप्टर को एकदम रगड़ के, एकदम घोट के बोलते हैं ना, उसको अच्छे से मतलब डाइजेस्ट कर लो, जस्ट एब्जॉर्ब इट अप, लर्न इट अप। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री गाइज। नाउ आई टॉक अबाउट द बायो। तो मैंने बायो को यहाँ पे ना मतलब जूलॉजी बॉटनी में सेपरेट कर दिया, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। Lol, yeah, you know us so well. Actually, I know your nerves, guys. I always say to my students. Okay, so genetics आ गया, principle of inheritance आ गया, cell the unit of life आ गया। देख रहे हो, मतलब हमें पता है आने क्या वाला है, हमें पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। वो जो क्लास में टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं ना कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ये मैंने वहाँ बोला भी था, ये 12th में से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए थे इन्होंने। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइज, नोट इट डाउन। हाउ कैन वी डू सम्स इन ईजी मेथड? सम्स एज इन, अच्छा इजी मेथड से याद आया, अभी लास्ट 2-3 दिन पहले ईशान सर ने एक लिया था, मेस विदाउट गैस, सॉरी गैस विदाउट मेस मैंने मिस कर दिया ये टॉपिक था, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें थोड़ा फिजिक्स के ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, तो प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जूलॉजी वाले। इज़ NCERT सफिशेंट फॉर बायो? मैंने अभी NCERT पे बहुत सारी कहानी सुनाई है, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। तो NCERT बहुत सारी सफिशेंट है, वो बेसिक है, लेकिन डिटेल बुक भी पढ़ने हैं आपको, और NCERT तो पढ़नी है। NCERT के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो इट इज़ मतलब पढ़नी है। सफिशेंट तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगी कि टोटली 100% सफिशेंट, बट मैक्सिमली सफिशेंट है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो 20-30% है उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, सो गाइज हमारा ये है हमारा जूलॉजी का डेटा। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे, एवोल्यूशन पे आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स। ये देख रहे हो बायोमोलिक्यूल्स की लाइन कहाँ जा रही है, एनिमल किंगडम आ गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका तो फटाफट से, हाय फाटाफाटी, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई, लेट्स प्रोसीड। अभी थोड़ा सा एनालिसिस है गाइज, अब इस पे थोड़ी सी मैं सीरियस बात करूंगी। हमारी कट ऑफ का डेटा है, 2019 में इतना गया, 18 में इतना गया, 17 में इतना गया, और ये डिफिकल्टी लेवल है। हम इसको वैसे तो पढ़ चुके हैं 2-3 बार, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी। वही है, 2013 में कम था, फिर कम होता गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ता गया क्योंकि APMT आ गया, फिर 16 में फिर कम हुआ, फिर 17 में नीट, फिर थोड़ा बढ़ता गया, 2018 में फिर बढ़ गया, 19 में फिर थोड़ा सा कम हो गया। तो वो ग्राफिकल हम कर चुके हैं डिस्कस, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डिस्कशन हो चुका है। मैं कट ऑफ की बात करती हूँ गाइस। सबसे पहले ये 100, 150, 120, 130 आके पेपर में लिखा आ जाएगा क्वालिफाइड, हम खुश हो जाएंगे, बहुत खुश, अरे हमारा नीट का पेपर क्लियर हो गया। कैलकुलेशन लगाओ भाई, हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 30,000, 40,000, 50,000, चलो हद लगा के 60,000 लगा दी। अब तो सीट्स मतलब मिक्स होती जा रही हैं, तो मिल जाएगा डेटा। तो कहानी ये है
कितने लाख लोग पेपर दे रहे हैं, चलो एवरेज लगा लेते हैं कि 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, और सीट कितनी है उसके अंदर? तुम्हें लगता है तुम्हारे 200 मार्क्स आएंगे और तुम्हें सीट मिल जाएगी? सो इट्स अ ग्रेट कॉम्पिटिशन गाइज। तो अपना एक टारगेट रखो 500 से ऊपर का, मैं तो बोलूँगी 550 तक भी जाओ, उतना टारगेट मिनिमम रखो, बट स्टिल आई से ऐसा टारगेट रखो गाइस कि मैक्सिमम हो, क्योंकि तुम्हारा क्लियर तो हो जाएगा बट एक सीट की श्योरिटी भी हो, then your probability, your percentage, you know, that thing increases, that you will be able to get a seat. There's a great competition out there. I want you to perform better. तो उसके लिए बस एक चीज़ होती है कि you should be acquainted with everything, what are important things, how to prepare for the exam, you have to prepare for the previous papers and all. So then you will be getting to know the nerve. आपको पेपर का nerve पता होगा कि क्या है, कि नब्ज पकड़ लोगे तुम. So then you will be able to crack in this thing, okay? Anyways guys, so this is the data and I want you to perform. So let me see. कॉलेज नहीं मिलना लेकिन क्वालिफाइड, अच्छा यहाँ पे दुखी आत्मा भी बैठी है, हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग भी ऐसा हों, तो अच्छा सा अपना प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज कट ऑफ फॉर एम्स कॉलेज? गाइज अब एम्स का तो वो हो गया ना, डिजॉल्व हो गया, तो वो नीट से ही जाएगा, तो आपकी नीट का कट ऑफ तो इतना रहेगा 134 100, मतलब इतना ही लगा लो, 120 130 के आसपास इतना ही रहेगा, बट सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो क्वालिफाई करना नहीं है, क्वालिफाई विद गुड मार्क्स, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी दैट शुड बी 600 प्लस, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम जस्ट सेइंग कि 500 प्लस तो होने चाहिए आपके, ठीक है। तो दैट्स द थिंग गाइज। हाई एवरीवन हु आर जस्ट मैसेजिंग मी आप। सो गाइज अब थोड़ा बत्ती जलाते हैं, थोड़ा टिप्स पे बात करते हैं कि व्हाट थिंग्स वी शुड डू एंड व्हाट वी हैव टू फॉलो टू क्लियर द एग्जाम। आज मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली, क्योंकि हमारा टिप्स ट्रिक्स की बात है और एनालिसिस मुझे बताना था। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगी तो कुछ टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो अब मैं उसमें कोई टॉपिक बताऊँगी आपको इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। और दूसरा इसके बाद एक और वेबिनार भी है हमारे हिमांशु सर का, तो प्लीज़ वो भी देख लेना फिजिक्स में। एनीवेज गाइस, तो सबसे पहले नहीं, मैं पीछे जा रही हूँ, पीछे स्लाइड पे थोड़ा मैं एकदम सस्पेंस क्रिएट करती हूँ। तो टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको पिछली बार ही बोला था कि मैं जल्दी से आने वाली हूँ, थोड़ा सा टिप्स दूंगी। मैम पेपर देखकर एड्रेनलिन रश, मैम यू आर सो गुड, थैंक यू। मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? अच्छा, दिस इज आउट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशन, एंड एड्रेनलिन रश वो क्यों होता है? व्हेन यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप वो क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हो पहली बार, एकदम मतलब हवा टाइट हो जाए, बार बार करोगे तो यू विल बी प्रैक्टिस, फिर नहीं डर लगेगा, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट, तब एड्रेनलिन रश नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रैक्टिस, दैट्स माय हैशटैग वर्ड गाइस, प्लीज रिमेंबर। चलो अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करी थी मैं कि नीट के पेपर में इतना सारा हमें पता चल गया, बट हमारे पास हार्डली अब 5 महीने हो गए, 5.25 महीने हो गए पढ़ने के लिए, लेकिन हमें पास एक ट्रिक तो होनी चाहिए ना कि तैयारी कैसे करनी है ना। तो बस ऐसा ही कुछ मैंने डेटा कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले बेसिक मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले है रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसमें 3-4 पॉइंट लिख दिए हैं। मुझे वैसे तो स्लाइड में थोड़े इफेक्ट डालने चाहिए थे, थोड़ा 1 बाय 1 दिखता, बट सारा डेटा तो हमें दिख गया है, इसी पे डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले है फॉर्मूला रेस है ये। फॉर्मूला फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, और इक्का दुक्का बायो में भी होता है। बस यही करना है हमने, रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें रिसोर्स बनाने हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला की लिस्ट बना देनी है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 जितने भी हैं, केमिस्ट्री के बना देने हैं, बायो के बना देने हैं। बस अभी हम रिसोर्स बना रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, बना रहे हैं। हार्डली आपके 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे रिसोर्स बनाने में, हार्डली बस उतना टाइम देना, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बनाने हैं फ्लैश कार्ड। जैसे फ्लैश कार्ड तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे बायो में होता है कि दिस इज़ अ डिजीज़ एंड दिस इज़ द पॉजिटिव एजेंट, फ्लैश कार्ड बना दो। केमिस्ट्री में लिखा है ना कि एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में से इंपॉर्टेंट एलिमेंट उठाओ, सारे एलिमेंट उठा लो बेशक, उनका की फीचर लिख लो, ओनली 1 और 2 की फीचर, फ्लैश कार्ड बन गया। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला की तो लिस्ट बना ली हमने, तो ऐसे बहुत सारे फ्लैश कार्ड होते हैं। ये अभी हम रिसोर्स बना रहे हैं सिर्फ गाइस। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स, ये इंपॉर्टेंट बुक है एक्चुअली मैंने बायो के लिए लिखा था, यहाँ सूट भी नहीं कर रहा। बायो में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे बुक्स लिखते रहते हैं, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, हमारे कैरोलस लिनाइयस के, बहुत सारे बुक्स हैं। इन बुक्स की लिस्ट बना लेना। आजकल ये भी बड़े मार्केट में इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो जस्ट रिमेंबर इट आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लिस्ट ऑफ फैक्ट ऑफ बायो। फैक्ट ऑफ बायो, इसके भी रिसोर्स में क्या लिखोगे? वैसे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर 11th का सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, बट एनीवेज आपके पास होना चाहिए। जैसे
व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बॉडी पार्ट, स्मॉलेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट, स्मॉलेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड्स डेज होते हैं, वर्ल्ड्स ओजोन डे, डायबिटिक डे, ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर द कनेक्टिंग लिंक। फैक्ट है ना, फैक्चुअल नॉलेज है, बायो में तो दुनिया भर की है तो उसका बना दो। अब दुनिया भर का तो नहीं बनाना, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस वाला, ठीक है। अब हमारे रिसोर्स बन रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी रिसोर्स आ रहा है, रिसोर्स याद आ रहा है तो उसकी लिस्ट बना लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़े कमेंट पढ़ लेती हूँ आपके। ट्रूमैन कैसी है गाइस? ट्रूमैन का मतलब मैं यहाँ पब्लिकली अब किसी का पर्सनल वो तो नहीं बोलूँगी, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, ट्रूमैन बहुत अच्छी बुक है, बस उनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे कम लगते हैं, तो इस वजह से मैं प्रदीप वाला ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। रीज़न बिंग मुझे वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले है हमारा ये फिजिक्स का। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हमारा रिसोर्स बन चुका है, बिल्कुल अच्छे से बन गया है। सबसे पहली बात, हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये सारे जो है ना कॉन्सेप्ट दुनिया भर के फिजिक्स में। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मतलब देखो फिजिक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जब तक वो आपको न्यूमेरिकली समझ नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। मतलब फिजिक्स में तो कई बार ऐसे होते हैं, मतलब बायो वालों को मैं बता रही हूँ, साइकोलॉजी, वो डिफिकल्टी सी टर्म्स आती है, दिमाग तो पहले ही रिजेक्ट कर देता है उसको, दिल दिमाग सब, कि ये नहीं आएगा, ये ना हो पाई, तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया, वही हो गया। तो वो नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले वो समझ लो वो क्वेश्चन है क्या, तभी तो उसे सॉल्व करोगे। तो आई वॉन्ट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उसके बाद तुम्हारे पास्ट ईयर्स पेपर्स, ये तो मतलब गुरु मंत्र है, इसको तो मैं यहाँ खड़े हो गए ना 1 घंटा पास्ट ईयर पेपर पे डिस्कशन कर सकती हूँ, बट आपको इतनी अकल है, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको पता है होमवर्क करके जाना है। बाद में नहीं सोचना कि लड़ाई होती थी तो मैं ये बोल देती, वो बोल देती या ये बोल देता, तो प्रैक्टिस करके जानी है। तो पास्ट ईयर जितने भी मॉक टेस्ट हैं अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहाँ जाके ये ना लगे कि ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है, अरे यार ये तो बहुत बार दिया है। तो पास्ट ईयर के लिए मॉक टेस्ट होते हैं ना, मैं उस पर अलग से डिस्कशन करूँगी कि हमें कैसे करना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद है न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला। हमारे पास रिसोर्स तैयार है, तो बस उसी रिसोर्स में से एक दिन मुझे 20 न्यूमेरिकल याद कर, सॉरी एक दिन मुझे 20 फॉर्मूलाज याद करने हैं, फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फिर अगले दिन 1 to 40 करने हैं, फिर उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, फिर 1 to 60, मतलब वो पहले उनको नहीं छोड़ना है, जब तक वो पूरे न्यूमेरिकल्स और वो फॉर्मूला लर्न ना हो जाए, विद प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। और हर रोज़ में अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लो कि 3-4 घंटे ये पढ़ लिया, 3-4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली, बाकी के 4-5 घंटे बायो पढ़ ली, तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है गेसिंग। हाँ मैंने ये ईशान सर का बोला था ना, गेस विदाउट मैस, नॉट मैस विदाउट गेस, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो भी देख लेना, वहाँ आपको थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स मिल जाएंगी। लेकिन हमारी फिजिक्स बहुत होती है, मतलब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यही होता है कि नीट में वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट, क्योंकि गाइस होता ये है कि न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल के साथ खेल जाते हैं लोग, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पे देख लो गाइस, आई नीड टू टेक वाटर, एक सेकेंड ना। एक्सक्यूज मी, and now let me read your comments. How can we remember physics formula easy? पता है ये जो हमारे ईशान सर है ना, ये तो बिलीव भी नहीं करते कि हम फॉर्मूला लर्न करें, वो बोलते हैं तुम ड्राइव कर लो। तो आई सजेस्ट उनकी वीडियो मिस मत करना, कुछ ना कुछ मैं उन्हें बात करूँगी अभी उनसे जाके कि अब नेक्स्ट अपना प्रेजेंटेशन इसी पे दें। अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, हाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्वेश्चन क्या है गाइज, आपने ना मॉर्फोलॉजी के साथ ऐसे सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल कैसे याद रखें? अच्छा, किसी ने क्वेश्चन बोला है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल कैसे याद रखें। वैसे तो मैं बायो का डिस्कशन बाद में भी करूँगी, मैं पहले ही बता देती हूँ। एक्चुअली आपकी बायो में ना एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से लर्न करके जाओ। मतलब क्लासिफिकेशन में उसके प्रॉपर कैटेगरीज, एग्जाम्पल्स, क्यों? क्योंकि दोज चैप्टर्स दैट क्लासिफिकेशन इज कनेक्टेड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी चैप्टर ऑल्सो। सपोज एनाटॉमी में उसने पूछ लिया या मॉर्फोलॉजी में पूछ लिया कि ये वाला डिज़ाइन पैटर्न कौन से प्लांट में है, या फिर ये प्लांट है इसमें डिज़ाइन पैटर्न क्या होगा। आपको प्लांट याद है, अब आपको ये पता है कि प्लांट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वो एक इनडायरेक्ट रास्ते से आप अपने आंसर के पास पहुंच जाते हो। तो एक प्लांट कैटेगरी किंगडम वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एनाटॉमी में भी जाता है कि आपको एक एग्जाम्पल और उसकी कैटेगरी का नाम याद है, उसी के रास्ते आप मेन टॉपिक पे पहुंच जाते हो कि हाँ मैंने पढ़ा था कि ये वाली इन्फॉर्मेशन डाइकॉट में होती है और इसने डाइकॉट का एग्जाम्पल दे दिया उठा के, समझ रहे हो। सो उसके लिए एक बेसिक रूट वही है, तो आई सजेस्ट वो वहाँ से लर्न करो, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना?
हाँ तो ये फिजिक्स न्यूमेरिकल का आई सजेस्ट गाइस, जो गाइस कर सकते हैं कर लो, बट आपके डेरिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं. आई टॉक टू सर, तो he'll have a discussion on this. So this is all about physics. Let's talk next about the chemistry thing. तो केमिस्ट्री का तो मैंने पहले ही बताया था, आपके फ्लैश कार्ड्स हैं, बनाओ, उनके की प्रॉपर्टीज़ को याद रखो. बेसिक कॉन्सेप्ट तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है ना मोलैरिटी मोलालिटी. इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे बताना, वो तो एकदम मतलब प्रॉपर वाली है. मतलब जितनी बीमारी लग जाए, साथ में सर दर्द बुखार तो होगा ही, बस ये बीमारी तो नहीं है, ये तो होनी चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न करके जाना है. उसके बाद इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद फ्लैश कार्ड. बहुत सारा डेटा आपने बना के रखा है, वेस्ट नहीं करना, उसको पढ़ना है. फिजिकल में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे तो सेम टॉपिक वही फिजिक्स वाले होते हैं तुम्हारे, बट एनीवेज फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है. डेरिवेशन इसमें भी होती हैं, उसके लिए अगेन उसको लिख के देखना है. मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मन में याद कर लेते हैं कि आएगा तो देखा जाएगा, मैंने लर्न कर लिया. वो हवा में ही पता नहीं कब ऊपर से निकल के चला जाता है, पता ही नहीं चलता. तो वेन एवर यू गाइज लर्न एनीथिंग, कीप अ पेन एंड पेपर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग. जहाँ पे आपको राइटिंग की हैबिट्स होगे ना, योर लर्निंग एफिशिएंसी विल इंक्रीज, आई गारंटी यू. ठीक है, अच्छा चलो अब लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइज. सो बायो का है एनसीईआरटी अनलेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट किंगडम. मैंने यहाँ 3 शब्द लिखे हैं. 2 मैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन पहले से ही कर चुकी हूँ, क्योंकि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, बट दैट्स फाइन. तो सबसे पहले तो है हमारा एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने. एनसीईआरटी पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, आई एम वेटिंग. एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ. बस ये याद रखना कि एनसीईआरटी सीधी नहीं है, बहुत चालाक है. उसने टॉपिक दे दिया लेकिन वो बहुत चालाक है, एक चालाक औरत है हाल से, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है, जो मतलब समझ आ भी रही है और फिर भी समझ नहीं आ रही है. अनलेबल्ड डायग्राम, हाँ तो मतलब देखो, अब हमने ये मतलब वो बायो में तो डायग्राम, फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में रिएक्शन, बायो में डायग्राम. वो बायोलॉजिस्ट ही किया जिसकी ड्राइंग अच्छी ना हो. अब तो अपने आप को तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, इट्स ओके, बट अभी ज़रूरत नहीं है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हमें डायग्राम लर्न करने, सिर्फ लेबलिंग थिंग. जैसे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, उसका साइड वाला डायग्राम भी आता है, फ्रंट भी आता है. आई सजेस्ट लेबलिंग कर लो अच्छे से, क्योंकि नीट में आता है. एक तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल वाले में ना लेबल करके ABCD कर देते हैं, या फ्लावर में आ जाता है, या फिर हार्ट में आ जाता है. तो आई एम जस्ट सेइंग कि लेबलिंग प्लीज 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 लर्न कर लो. मैंने सबसे पहले वाला वेबिनार लिया था ना, इसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खुद ही गलत लेबल किया था, फिर आपसे पूछा था इफ़ यू अटेंडेड. तो ऐसी ऐसी मिस्टेक हो जाती है. आई वोंट, आपको गूगल पे लिखो अनलेबल्ड बायोलॉजी इमेजेस, दुनिया भर के बॉडी स्ट्रक्चर की इमेजेस मिलेगी अनलेबल्ड वाली. प्लीज़ उसे प्रैक्टिस कर लो गाइज, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम 100% श्योर एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. 2 क्वेश्चन तो आई कैन टेल. ठीक है, ये हाउ क्वेश्चन किस पे था, मतलब आई डेंट गेट. सो यू हैव रिटन हाउ, सो प्लीज़ कुड यू प्लीज़ मतलब अपने मैसेज को पूरा लिख दें इसे. अच्छा, उसके बाद है प्लांट किंगडम. तो इस पे तो मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ. इवन एनिमल का भी मैं बोलूँगी, बट प्रायोरिटी पे प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन. ये चैप्टर मतलब आपको आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से पढ़ें. एनसीईआरटी तो ऐसी चीज़ है जो पढ़नी है, बट पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर उसको डिटेल बुक में से पढ़ो. जहाँ आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन आ गई ना, आपको कोई मार पीट नहीं सकता गाइस. सीरियसली मैं बता रही हूँ, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले चैप्टर में, क्योंकि वहाँ वो प्लांट का नाम उठा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा. जहाँ आपको उसका पता है कि उसका माँ बाप कौन है ना, तो आपको सीधा पता चल जाएगा उसके आंसर, उसकी सारी कहानी. ठीक है, तो मतलब प्लांट को देख लो अच्छे से, क्योंकि आप तुम यार गैजेट्स के एरिया में हो. एरिया में क्या हो, गैजेट्स की लाइफ में हो. सॉरी फॉर यूजिंग रॉन्ग वर्ड, बट गूगल पे इतनी इमेजेस देख सकते हो. पहले टाइम में बायो में हम स्कूल में लैब में जाते थे तो स्पेसिफिक इमेजेस, गार्डन में चले गए, प्लांट्स देख लिए, मॉडल्स होते थे, सब होता था. बट अब इतने रेयर प्लांट है, आपको गूगल इमेजेस मिल जाएंगे. इतना मतलब बहुत सारा डेटा है. आई जस्ट वांट कि वो एक रियल लाइफ वाली स्टडी होती है ना गाइस, यू कैन एक्चुअली मेक इट. आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट. उसको यूज़ करो. तो बैठ के फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने इंटरनेट डेटा को अच्छे काम के लिए यूज़ करो. आपका पेपर आने वाला है 5 महीने के लिए. और दूसरी चीज़ ये है गाइस, जैसे स्कूल में टेस्ट होता है तो टीचर ने डांट दिया, मम्मी ने आके घर पे 2 थप्पड़ भी लगा दिए. अब ये बेचारे पेपर कैसे होते हैं, एंट्रेंस पेपर, ये कुछ नहीं कहते, आपका क्लियर होता है नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट आपको थप्पड़ लगाता है कि क्या हुआ. तो मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे, आपके टीचर्स भी नहीं चाहेंगे. तो उसके लिए उतनी ही सीरियस तरीके से स्टडी करो जितने आप अपने बोर्ड एग्जाम या जहाँ पे आपको लगता है कि जवाब देना है, यहाँ पे भी जवाब देना है. आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेस ओवर इट, आई एम जस्ट सेइंग प्रिपेयर गुड फॉर इट. यू हैव टाइम, जस्ट गिव योर बेस्ट.
मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ देयर, मैं नाम अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ही वॉज वर्किंग फॉर IIT JEE। तो ही हिमसेल्फ वाज सेइंग कि मैंने IIT JEE की तैयारी सिर्फ 1 साल पहले शुरू करी थी। मैं जब 11th में आया, पूरी 11th खत्म हो गई, 12th भी स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे करना है। देन ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड और हो गया उसका। He's an IITian and actually that happens। ऐसा नहीं है कि अब टाइम, मैं ये नहीं बोलूँगी आपके पास कम है या बहुत कम है आपके पास अच्छा टाइम। अगर आप सब कुछ चीज़ें लर्न कर चुके हो, ये रिवीजन का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है, यहाँ पे अपने एफर्ट्स पुट ऑन, मतलब करो, अच्छे से एफर्ट्स डालो। सो दिस इज़ अबाउट बायोलॉजी गाइस। तो अब मेरा लास्ट रह गया है, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई प्रेजेंटेशन टुडे। सो द लास्ट पॉइंट इज़ मॉक टेस्ट। तो यही है हलवा हमारे आज के मंदिर में जो पूजा हुई है, मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस घर में आराम से माहौल बनाओ, 3 घंटे आराम से पेपर देना है। हर मतलब आई सजेस्ट कि हर वीक में एक पेपर दे दो, या फिर हर 4 दिन में एक पेपर दे दो। हर बार अपना डेटा, एक अपनी डेटा शीट तैयार करो, पेपर पे ही कर लो। एक शीट तैयार करो कि मैंने इस डेट को पेपर दिया, मेरे इतने मार्क्स आए, इस डेट को दिया, इतने मार्क्स आए। रात को बैठो आराम से, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपके घर में जो भी माहौल है उसके हिसाब से टाइम अपना कर लो। अर्ली मॉर्निंग करना है, लेट नाइट करना है, आफ्टरनून करना है, जब घर पे कोई भी नहीं है, आराम से 3 घंटा बैठो, एकदम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दो। बेस्ट रहेगा अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो घर पे, सब मिलके अपना पेपर करो, मिलके मतलब कि साथ में बैठ के नो चीटिंग, और अपना एंड में रिजल्ट देखो कि क्या रहा। बेस्ट तरीका है गाइस, बेस्ट तरीका। आप एक चीज़ को वर्चुअली देख रहे हो, वो होता है ना जब आप ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी जाते हो, एक सिमुलेशन क्लासेस होती हैं, पहले वो गेम वाला टाइप्स का दे देते हैं, आपको सब पता है। जब आप जाते हो एक्चुअल में प्रैक्टिकल के थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट आपको सब बेसिक्स पता होते हैं। सो योर परफॉर्मेंस जस्ट इम्प्रूव्स। सो सेम इज विद द मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, मॉक टेस्ट कर लो गाइस, सीरियसली बता रही हूँ मैं। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अगर आपको लगता है ना आपने नीट की पूरी तैयारी कर ली लेकिन ये चीज़ रहेगी, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी आपकी तैयारी पूरी है, कोई भी नहीं बोलेगा दुनिया में। तो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, आपको देनी ही देनी है। एंड गाइस, चाहे मुझे इसके लिए स्ट्रेस करना पड़े या कुछ करना पड़े, बट यू हैव टू गिव दिस। ये तो मस्ट चीज़ है। अपने बुक खरीद लो, 30 ईयर का कुछ भी खरीद लो, अनलेबल पेपर डाउनलोड कर लो, दुनिया भर के ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, कर लो, अपना सॉल्व करो, टाइम फिक्स करो, मार्क्स कैलकुलेट करो। मॉक टेस्ट आर द की जस्ट टू दिस। एंड क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन एज इट इज उठा के दे देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, कभी कभी उसी टॉपिक पे थोड़ा सा और क्वेश्चन दे देते हैं, तब आपको लगता है ये आया हुआ है। और इससे मेरे को एक और चीज़ याद आ गई गाइस, मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एक नहीं बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, इतना तो हम पढ़ लिया अब तक। तो क्या होता था, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन मैंने 10th क्वेश्चन किया, उसके बाद 11, 12, 13, तो मैं कहीं 80वें क्वेश्चन पे आ गई। तो 80वें क्वेश्चन पे आके मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मतलब दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट 10th क्वेश्चन। तो थोड़ा दिमाग में उसे रखो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड तो नहीं है। आप मानोगे नहीं, मेरे इस वो 80वें क्वेश्चन को मैंने 10th के हेल्प से सॉल्व कर लिया, वो दोनों सॉल्व हो गए। तो दैट हैपन्स, दैट एक्चुअली हैपन्स, आई गारंटी यू। तो अपने पेपर को थोड़ा इस तरीके से भी प्रिपेयर करना है, ठीक है गाइज। सो एनी अदर कमेंट इफ यू हैव? एक्चुअली आई एम डन। तो गाइज स्टे इन टच, आपके कुछ भी डाउट हैं तो आई एम टेलिंग यू गाइज, इंस्टा ऑलवेज देयर टू हेल्प, यू कैन जस्ट पुट योर क्वेरीज। एंड आपके कुछ भी सजेशन है, क्योंकि मेरे पास ये सजेशन आया था कि नीट का थोड़ा डेटा चाहिए जो भी है, तो आई मेड एन एनालिसिस। तो अभी जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो पेडिग्री एनालिसिस पे होगा, मतलब क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाला, कि सिम्बल्स हैं बट उसमें न्यूमेरिकल्स कम है। एनसीईआरटी में पेपर आता है, पेपर में वो क्वेश्चन आता है, आई गारंटी, बट आप बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम थोड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे, और साथ में मुझे कोई और टॉपिक मिला तो देखती हूँ मैं साथ में क्या है। मेरे को थोड़ा नीट के और सैम्पल पेपर देखती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में थोड़े कम हैं, मतलब ऐसे टॉपिक, लेकिन वो पेपर में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ मैं सर्च करती हूँ। तो अगली बार में तो हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड स्टे इन टच, एंड थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड गुड लक, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।